अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नावल को, जो कि एक लिटरेरी फॉर्म है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी लिटरेरी फॉर्म्स को डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को भी लाजमी देख लें। मैं उन वीडियोस का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोगों को वो लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों का एक फ़्लो जो है वो बना रहे। ठीक है, उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आज नावल को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नावल। ठीक है, आज हमने नावल को पढ़ना है और नावल को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। द टर्म नावल इज़ ड्राइव्ड फ्राम नोवेला। ठीक है, एक इटालियन वर्ड है नोवेला, जिससे ये ड्राइव हुआ है। ये जो वर्ड है नावल, ये ड्राइव हुआ है इटालियन वर्ड नोवेला से। ठीक है, जिसका मतलब है एक फ्रेश स्टोरी, एक कहानी के तौर पे। ठीक है, और जो नावल है उसको डिफाइन किया गया है एज अ लॉन्ग नरेटिव इन प्रोज डिटेलिंग द एक्शंस ऑफ अ फिक्शियस पीपल। तो फ्रेंड्स, नावल के अंदर एक नावल को ऐसे डिफाइन किया है, नावल जो है वो एक लॉन्ग नरेटिव स्टोरी है प्रोज डिटेलिंग में, जो कि एक एक्शन बताती है फिक्शियस पीपल के, यानी कि जो अफसानवी लोग हैं उनके बारे में हमें एक एक्शन दिखाती है या हमें एक डिटेल बताती है। ठीक है, तो जो नावल है ना फ्रेंड्स, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेन हुआ था 18th सेंचुरी में। ठीक है, और 18th सेंचुरी में नावल को शुरू जो है ना 17th सेंचुरी के एंड पे नावल जो है उस पर काम स्टार्ट हो गया था, यानी कि राइटर्स ने नावल लिखना स्टार्ट कर दिए थे और 18th सेंचुरी में ये बिल्कुल मतलब कि फाइनली बिगेन हो गया था। उसके अलावा यह है कि जो मैरियन क्रॉफोर्ड हैं वो उस टर्म को नावल को एज अ पॉकेट थिएटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैरियन क्रॉफोर्ड है ना वो इस टर्म को एक पॉकेट थिएटर का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि नावल जो है वो एक पॉकेट थिएटर है। ठीक है, और उसके अलावा हेनरी फील्डिंग जो हैं वो नावल को कहते हैं कि एक एपिक है प्रोज फॉर्म में। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग ये है, मैरियन क्रॉफोर्ड के अकॉर्डिंग नावल एक पॉकेट थिएटर है, और हेनरी फील्डिंग के अकॉर्डिंग नावल जो है वो एक एपिक है प्रोज फॉर्म में, यानी कि प्रोज की तरह एक एपिक है लेकिन लिखी गई प्रोज फॉर्म में है। उसके अलावा कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं नावल के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उनमें है हमारे पास प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग, टाइम ऑफ एक्शन एंड स्टाइल। तो ये कुछ मेन जो है वो एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर नावल नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो प्लॉट क्या है? प्लॉट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंसिडेंट्स की। ठीक है, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी इंसिडेंट अगर नावल के अंदर हो रहे हैं, उनकी एक तरतीब, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक प्लॉट। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक प्लॉट में जो करैक्टर्स होते हैं और जो इवेंट्स होते हैं वो वेल इंटरवोवन होते हैं। ठीक है, यानी कि मिले होते हैं आपस में, मतलब कि जुड़े होते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल हम अगर ऑर्गेनिक प्लॉट की देखें तो वो जेन ऑस्टन के जो नावल हैं वो हमारे पास एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक प्लॉट की। ठीक है, ये भी एक प्लॉट की टाइप है और इस टाइप का जो प्लॉट है वो जेन ऑस्टन के नावल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एपिसोडिक प्लॉट। फ्रेंड्स, एपिसोडिक प्लॉट जो है वो लूजली फॉर्म्ड होता है। ठीक है, मतलब कि वो ये जो ऑर्गेनिक प्लॉट होता है ना, ये इंटरवोवन, मतलब इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी जो करैक्टर्स होते हैं वो इंटरवोवन होते हैं। लेकिन एपिसोडिक प्लॉट में जो है तमाम जो इंसिडेंट्स होते हैं और करैक्टर्स होते हैं वो लूजली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पिकॉर्सिक नावल है हेनरी फील्डिंग का, वो एग्जाम्पल है हमारे पास एपिसोडिक प्लॉट की। ठीक है, अगर हम पिकॉर्सिक नावल देखें हेनरी फील्डिंग ने जो लिखे हैं वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं एपिसोडिक प्लॉट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था, जैसा कि एलिमेंट्स हमारे पास करेक्टराइजेशन। ठीक है, करेक्टराइजेशन इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द करेक्टर अलाइव एंड रियल टू आवर इमेजिनेशन। अब करेक्टराइजेशन एक आर्ट है। ठीक है, जिसमें करेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने अलाइव एंड रियल टू अवर इमेजिनेशन। हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये जो किरदार हैं ये बिल्कुल मतलब कि रियल हैं। ठीक है, और अलाइव हैं। तो इस तरह के करेक्टराइजेशन भी एक आर्ट है। ठीक है, किसी भी करेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट है डायलॉग। ठीक है, तो कुछ जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डायलॉग क्या है? डायलॉग शुड बी नेचुरल, एप्रोप्रिएट एंड ड्रामेटिक इन अ नावल। मीन्स अगर जो डायलॉग है ना वो हमारे पास जो एक नावल के अंदर डायलॉग्स होते हैं, जो बात बोली जाती है या जो भी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं,
वो मीन्स के उसको नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट होना चाहिए और ड्रामेटिक होना चाहिए नावल के अंदर, ठीक है, ये मेन चीज़ है और इसका होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जॉन बनियन का जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है ना, वो जो है वो हमारे पास मतलब कि एक नावल ही है, ठीक है, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि जो नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट नावल इसको कहा जाता है, जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है, सॉरी। तो आप इसको याद रख लें कि जो जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो पब्लिश हुआ था 1678 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो कुछ क्रिटिक्स हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इस बात के ऊपर डिस्कशन की थी कि जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो समझते हैं या कहते हैं कि जो रॉबिन कोर्सियो है ना, डेनाइल डेफियस का नावल, वो फर्स्ट ग्रेट नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और कुछ राइटर्स जो हैं वो कहते हैं कि अपरा बहन का जो नावल है ओरोनोको वो फर्स्ट नावल है, ठीक है। तो कुछ वहाँ पर ऐसे भी क्रिटिक्स हैं जो कि कहते हैं कि जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है ना वो फर्स्ट नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इस बात पे तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती रही है कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले कौन सा नावल लिखा गया था और कौन सा नावल नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सैमुअल रिचर्डसन द ऑथर ऑफ पामेला इज़ रिगार्डेड इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द नावल। तो अब ये कहा जाता है कि जो सैमुअल रिचर्डसन है ना, जो कि ऑथर हैं पामेला के, पामेला क्या है, एक नावल है, इसको इसका एक अनदर नेम भी है जिसका नाम जो कि है वर्चू रिवार्डेड, ठीक है, आप ये नोट कर लें, वर्चू रिवार्डेड, वर्चू रिवार्डेड, ये इसका एक सब टाइटल है, ठीक है। और इसका आप इसको ओरिजिनल नेम भी कह सकते हैं, ये उसका ओरिजिनल वर्चू रिवार्डेड है पामेला का। तो ये जो नावल है ये लिखा है सैमुअल रिचर्डसन ने 1740 के अंदर, ठीक है। और काफ़ी जो राइटर्स हैं कुछ कहते हैं कि ये जो हैं सैमुअल रिचर्डसन ये ओरिजिनेटर हैं नावल के, यानी कि इन्होंने नावल को ओरिजिनेट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फैनी बर्ने हैं ना, उन्होंने वो फर्स्ट ग्रेट वुमेन है नावलिस्ट जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है, यानी कि फर्स्ट जो ग्रेट वुमेन नावलिस्ट है इंग्लिश में वो हैं फैनी बर्ने। तो फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है कि फर्स्ट नावल कौन सा है और फर्स्ट नावल किसने लिखा, कब लिखा गया, और उनकी डेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, राइटर के बारे में पूछा जा सकता है। जैसा कि अब ये नावल है पामेला, तो इसका अगर हमसे सब टाइटल भी पूछा जा सकता है, तो इसका सब टाइटल है वर्चू रिवार्डेड। तो आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें याद होना बहुत लाजमी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ नावल हैं, ठीक है, हम उनको भी अलग अलग एक डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, उनको थोड़ा व्यू दे लेते हैं। टाइप्स ऑफ नावल में हमारे पास फर्स्ट नावल टाइप है द हिस्टोरिकल नावल, नेक्स्ट है द सोशल नावल, द पिकॉर्सिक नावल, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, द रीजनल नावल, द सेंटिमेंटल नावल, द एपिस्टोलरी नावल एंड द गॉथिक नावल। तो फ्रेंड्स ये कुछ नावल की टाइप्स हैं, ठीक है, जिन टाइप्स में डिफरेंट ऑथर्स ने नावल्स को लिखा है। मींस कुछ ऑथर्स हैं जिनके नावल्स सोशल हैं, कुछ ऑथर्स हैं जिनके पिकॉर्सिक नावल्स हैं, उन्होंने सोशल नावल भी लिखे हैं, पिकॉर्सिक नावल भी लिखे हैं। और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है, इस टर्म को यूज़ करते हुए नावल को लिखा है। कुछ राइटर्स ने रीजनल नावल्स लिखे हैं। तो इन टाइप्स को हम अलग अलग डिटेल से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नावल जो है वो हमारे पास है हिस्टोरिकल नावल, ठीक है फ्रेंड्स। हिस्टोरिकल नावल एक वर्क है फिक्शन का, जिसमें जो है वो स्पिरिट्स दिखाई जाती हैं, मैनर्स दिखाए जाते हैं और सोशल कंडीशन दिखाई जाती है पास्ट एज की, यानी कि जो प्रीवियस एरा होते हैं ना उनके बारे में लिखा जाता है। उसके अंदर हमें कुछ वर्क्स, कुछ अटैम्प्ट्स को कन्वे किया जाता है और कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि पास्ट में हैपनिंग होती हैं, ठीक है। तो जो सर वॉल्टर स्कॉट है ना, उनका अगर हम वेवरली देखें तो वो ग्रेट हिस्टोरिकल नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ठीक है। जो वेवरली है ये वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था, ये एक नावल है और इसको उन्होंने तब पब्लिश किया था जब वो ख़ुद को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, यानी कि अपना नाम वो सामने नहीं लाना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने इस नावल को पब्लिश किया था 1840 में, 1814 में उन्होंने इस नावल को पब्लिश किया था, लेकिन पब्लिश किया था इसको एनोनमसली, ठीक है।
एनोनिमसली उसको उन्होंने पब्लिश किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो अपने आप को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर में हिस्टोरिकल नावल की ग्रेट एग्जाम्पल हमारे पास है द वेवरली नावल बाय वाल्टर स्कॉट। द फेमस हिस्टोरिकल नावल इन द विक्टोरियन एज और चार्ल्स डिकन्सन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये उनका एक ग्रेट नावल है जो कि हिस्टोरिकल नावल है विक्टोरियन एज के अंदर। तो टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वो चार्ल्स डिकन्सन ने 1859 में लिखा था। फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है और इस वर्क की डेट ऑफ पब्लिश जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये उन्होंने वर्क पब्लिश किया था 1859 में। उसके अलावा फ्रेंड्स, थैकरेस का जो हिस्टोरिकल नावल है उसके बाद ऑफ हेनरी ओसमोंड्स स्क्वेयर एंड जॉर्ज एलियट्स रोमेला, ठीक है। ये जो वर्क्स हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल वर्क्स हैं, ये हमें पास्ट एजिस के बारे में बताते हैं। कुछ पास्ट एजिस में जो इवेंट्स हुए हैं, कुछ वाक़यात हुए हैं, उनके बारे में हमें ये डिटेल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो वर्क है थैकरे का द हिस्ट्री ऑफ हेनरी ओसमोंड स्क्वेयर, ठीक है, ये वर्क जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जॉर्ज एलियट्स का रोमेला जो है ये भी एक हिस्टोरिकल नावल है और ये भी इसी कैटेगरी में ऐड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है द सोशल नावल। तो फ्रेंड्स, सोशल नावल में जो फिक्शनल नैरेटिव होती है उसका फोकस होता है वैराइटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर इन द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जितने भी मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर्स हैं ना, उन पे उसका फोकस होता है, ठीक है। जो सोशल नावल होता है उसमें जो एक फिक्शनल स्टोरी होती है, जो नैरेटिव होती है, उसका फोकस वैराइटीज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर होता है इन द सोसाइटी, यानी कि मुआशरे के अंदर जो भी ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उन पे उसका फोकस होता है, ठीक है। सोशल नावल में जो करेक्टर्स होते हैं उनको उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, ठीक है। उनके जो बैकग्राउंड, उनका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड होता है, उनके अकॉर्डिंग उन करेक्टर्स को दिखाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल नावल्स। सोशल नावल की हमारे पास टू टाइप्स हैं, द नावल ऑफ मैनर्स एंड द नावल ऑफ सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट है हमारे पास द नावल ऑफ मैनर। नावल ऑफ मैनर जो है वो डील करते हैं सोशल बिहेवियर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। सोशल बिहेवियर के साथ नावल ऑफ मैनर्स डील करते हैं और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास जेन ऑस्टन का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है और एमा, ये जो उसके नावल हैं, टू नावल्स जो हैं ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं नावल ऑफ मैनर्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो नावल्स की टू टाइप्स हैं, यानी कि सोशल नावल की हमारे पास टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स में एक टाइप है द नावल ऑफ मैनर्स एंड एक टाइप है द नावल ऑफ सिविलाइजेशन। नावल ऑफ मैनर्स में सोशल बिहेवियर को दिखाया जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस है और उसके अलावा एमा जो कि जेन ऑस्टन के नावल हैं वो हमारे पास नावल ऑफ मैनर की एग्जांपल है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप है हमारे पास द नावल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। द नावल ऑफ सिविलाइजेशन का मीन्स ये है कि जो ऐसे नावल जिनमें हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया जाता है पूरी सिविलाइजेशन का, ठीक है। पूरी सिविलाइजेशन का एक मुकम्मल, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा व्यू दिया जाता है, एक सिविलाइजेशन को दिखाया जाता है उस सोशल नावल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं द नावल ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर हम इसकी एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखें तो हमारे पास टोल्स्टॉय का जो नावल है वॉर एंड पीस, वो चार्ल्स डिकन्सन का जो नावल है लिटिल टॉयलेट आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिविलाइजेशन नावल्स, ठीक है। तो ये टू जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये भी आप लोगों को याद रखनी है। ये बड़ा मतलब कि माइनर सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन नावल इन बोथ ऑफ देम, मीन्स कुछ भी इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है और याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द पिकॉर्सिक नावल, ठीक है। पिकॉर्सिक नावल में हम डिस्कस करने वाले हैं पिकॉर्सिक नावल को। तो पिकॉर्सिक नावल जो ओरिजिनेट हुआ था स्पेन के अंदर, ठीक है, इसको ओरिजिनेटेड किया गया था स्पेन से। द वर्ड पिकॉर्सिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स एन एंटी हीरो और अ रॉक। मीन्स पिकॉर्सिक नावल क्या है फ्रेंड्स? पिकॉर्सिक नावल स्पेन से ईजाद हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, और पिकॉर्सिक जो वर्ड है वो स्पेनिश से ही ड्राइव, पिकारो वर्ड है स्पेनिश, उसके अंदर से ये पिकॉर्सिक वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ था, जिसका मतलब है एंटी हीरो।
तो फ्रेंड्स, पिकॉर्सिक नावल के अंदर जो हीरो होता है वो एक एंटी हीरो या रोग टाइप होता है, ठीक है। उसमें जो करेक्टर है वो एक मतलब कि सफरिंग से गुजरता है, वंडरिंग से गुजरता है, और काफ़ी ज़्यादा फॉर्च्यून जो है वो उसकी दिखाई जाती है हीरो की पिकॉर्सिक नावल के अंदर। यानी कि आप एक एडवेंचरस बोल सकते हैं, एडवेंचरस नावल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो पिकॉर्सिक नावल है वो एक कम्बिनेशन है एपिसोडिक टेल्स का अराइजिंग आउट ऑफ अ जर्नीज, ठीक है, जिसमें मतलब जर्नी भी आ गया ना वर्ड यहाँ पे, मीन्स वंडरिंग्स एंड जर्नी। तो फ्रेंड्स सेंस ये बनती है कि जो पिकॉर्सिक नावल है ना उसमें वंडरिंग जो हीरो है उसकी मतलब इधर से उधर या वो मतलब घूमता रहता है, मतलब उसका एक एडवेंचरस टाइप उसको दिखाते हैं, उसके जो एक्शंस होते हैं उनको, उसकी सफरिंग्स को दिखाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी फॉर्च्यून को दिखाते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये जो नावल है ये कम्बिनेशन होता है एपिसोडिक टेल्स का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट जो पिकॉर्सिक नावल है वो जॉन लिली का एफ्यूज़ है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेट नावल आप इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट ग्रेट पिकॉर्सिक नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है पिकॉर्सिक नावल की, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट नावल्स हैं, जैसा कि जो पिकॉर्सिक नावल हमने पढ़ा, पिकॉर्सिक नावल जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर स्मोलेट हैं उनका जो नावल है द एडवेंचर्स ऑफ फर्डिनेंड काउंट फैथम, ये जो नावल है ये भी एक पिकॉर्सिक नावल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा चार्ल्स डिकन्सन का निकोलस निकलबाय, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद है जॉयस कैरिस का द हॉर्स माउथ, तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ पिकॉर्सिक नावल की एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको पिकॉर्सिक नावल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप ऑफ नावल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल क्या होता है फ्रेंड्स? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक टर्म है बेसिकली, ठीक है, और इसको जो है वो ड्राइव किया था या कॉइन किया था इस टर्म को विलियम जेम्स ने, ठीक है, जो कि एक फ़िलोसफर हैं, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है या टर्म है जिसके अंदर इलॉजिकल फ्लॉ ऑफ इम्प्रेशन को रिकॉर्ड किया जाता है पासिंग थ्रू अ करेक्टर्स माइंड, मीन्स करेक्टर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या सोच रहा है, क्या मतलब कि वो बात कर रहा है, खुद से क्या बात कर रहा है। तो जो ऑडियंस तो होते हैं उनको तो मालूम होता है कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो स्टेज पे करेक्टर्स होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है फ्रेंड्स। और ये टर्म जो है वो कॉइन की थी विलियम जेम्स ने, और जेम्स जॉयस जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उन्होंने इनिशिएट किया था इस टर्म को अपनी राइटिंग के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ आपको लग गई होगी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल क्या होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है और किसने इसको कॉइन किया था इस टर्म को, और किसने इस टर्म को इनिशिएट किया था अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ परफेक्टेड दैट आर्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन नावल, हाँ जी, इन नावल। तो जो फ्रेंड्स ये जो 3 पर्सन्स हैं ना, इन्होंने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल को बढ़ोतरी दी, इन्होंने बेस रखी, इन्होंने इसको यूज़ किया। विलियम जेम्स ने इस टर्म को कॉइन किया, उसके अलावा जेम्स जॉयस ने इस टर्म को अपनी राइटिंग में इनिशिएट किया, उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ने इस टर्म को परफेक्शन दी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हीरो कपलेट है ना, उसको जेफरी चौसर ने स्टार्ट किया था और जो पॉप हैं उन्होंने उसको एक परफेक्शन दी थी। तो इसी तरह ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस टर्म को भी विलियम जेम्स ने स्टार्ट किया था, जेम्स जॉयस ने और वर्जीनिया वुल्फ ने इस टर्म को परफेक्शन दी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द रीजनल नावल। रीजनल नावल में हम डिस्कस करते हैं रीजनल नावल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और लोकेलिटी ऑन अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। तो फ्रेंड्स रीजनल नावल में क्या हमें दिखाया जाता है, हमें एक पर्टिकुलर रीजन दिखाया जाता है, एक लोकेलिटी दिखाई जाती है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। और जो ट्रेंड है रीजनल नावल का वो शुरू किया था मारिया एजवर्थ ने, ठीक है, मारिया एजवर्थ ने इसको स्टार्ट किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि रीजनल नावल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें एक पर्टिकुलर रीजन को, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को दिखाया जाता है ऑन अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। और इस टर्म को जो है वो ट्रेंड में लाई थी या इस टर्म को बिगेन किया था मारिया एजवर्थ ने, ठीक है फ्रेंड्स।
तो रीजनल नावल जो है इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम विक्टोरियन एज में देखें तो रीजनल नावल जो है जॉर्ज एलियट्स का जो मिडल मार्च है और मिल ऑन द फ्लॉस, ये दो नावल जो हैं ये हमारे पास रीजनल नावल्स हैं, ठीक है। थॉमस हार्डी का जो नावल वेसेक्स नावल्स हैं, उसके बाद आर्नल्ड बेनेट्स के जो नावल द ओल्ड वाइफ्स टेल्स। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रीजनल नावल्स की एग्जांपल हैं विक्टोरियन एज के अंदर लिखी गई, ठीक है। जॉर्ज एलियट का मिडल मार्च और द मिल ऑन द फ्लॉस एंड थॉमस हार्डीज वेसेक्स नावल्स, आर्नल्ड बेनेट्स द ओल्ड वाइज टेल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो रीजनल नावल है वो क्या होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नावल है हमारे पास द सेंटिमेंटल नावल। फ्रेंड्स सेंटिमेंटल से ही आपको समझ आ गई होगी कि सेंटिमेंटल नावल किस टाइप के होते हैं। सेंटिमेंटल नावल्स में एवोक किया जाता है सिंपथी को, ठीक है। जो रीडर है उसकी सिंपथी को गेन करने के लिए उसकी सिंपथी को इवोक किया जाता है बाय प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स हु अंडरगो सफरिंग टू प्रिजर्व देयर मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो जो करैक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइप पेश किया जाता है जो रीडर्स हैं या जो देखने वाले हैं उनकी सिंपथी एवोक करने के लिए। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं ना, अगर कोई सैड मूवी देखते हैं तो उसमें कोई भी सैड आता है, सीन आता है, तो हम काफ़ी लोग रोने लग जाते हैं या सैड हो जाते हैं। तो जो रीडर है या जो देखने वाला है उसके इमोशंस को इवोक करने के लिए, उसकी सिंपथी को इवोक करने के लिए करैक्टर्स को सफरिंग से गुजारा जाता है, ठीक है, उनकी मोरालिटी और इंटेग्रिटी को प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है। सेंटिमेंटल नावल्स में विर्चू को वो फाइनली रिवार्ड किया जाता है, यानी कि सेंटिमेंटल नावल्स में जो विर्चू है ना उसको रिवार्ड दिया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो रिचर्डसन है उनका फर्स्ट नावल पामेला, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, वो जो है वो फर्स्ट नावल है सेंटिमेंटल नावल्स में, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये जो नावल लिखा था पामेला, ये एक सेंटिमेंटल नावल है और ये ग्रेट एग्जांपल है सेंटिमेंटल नावल की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द गोल्डस्मिथ्स का जो विकर ऑफ वेकफील्ड है, ये भी एक सेंटिमेंटलिज्म नावल है, ठीक है, सेंटिमेंटलिज्म नावल है और ये भी एक ग्रेट एग्जांपल है हमारे पास सेंटिमेंटल नावल की, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है द साइकोलॉजिकल नावल। साइकोलॉजिकल नावल बेसिकली बॉर्न हुआ था बिटवीन 1913 एंड 1915 में, ठीक है। और साइकोलॉजिकल नावल को डिवेलप किया गया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बर्गसन एंड विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स और बर्गसन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये नावल डिवेलप हुआ था, ठीक है, इन मॉडर्न टाइम्स। यानी कि मॉडर्न टाइम में ये जो नावल है इसको डिवेलप किया गया था बर्गसन एंड विलियम जेम्स के अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल जो हैं, जो साइकोलॉजिकल नावल हैं अपनी नेचर के लिहाज से, वो वर्जीनिया वुल्फ के हैं, ठीक है। उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी अपनी राइटिंग में यूज़ किया। उसके अलावा साइकोलॉजिकल नावल्स को भी उन्होंने लिखा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हम वर्जीनिया वुल्फ के नावल की ले सकते हैं। उसके अलावा जो डोस्टोयेव्स्की के नावल्स हैं उनमें भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नेम हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नावल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। उनमें फर्स्ट पे हमारे पास है प्रोस्ट्स रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ठीक है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है प्रोस्ट का, ठीक है। जेम्स जोइस के जो पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उनका ये जो वर्क है ये भी एक साइकोलॉजिकल नावल है। उसके अलावा डोरथी रिचर्डसन्स पॉइंटेड रूफ्स, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। आप लोगों को ये बातें याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है, और ये पेपर में उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ नावल है एपिस्टोली नावल, ठीक है। एपिस्टोली नावल जो है वो एक फॉर्म ऑफ लेटर्स में होती है, ठीक है। जो भी नावल है जो कि फॉर्म ऑफ लेटर में लिखा गया है तो उसको हम बोलेंगे एपिस्टोली नावल। एपिस्टोली नावल में जो ऑथर है वो एज अ एडिटर ऑफ लेटर्स वर्क करता है, ठीक है। उसमें एक मैसेज कन्वे किया जाता है, एक बात कन्वे की जाती है दूसरे राइटर को, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कुछ आगे, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में जो एपिस्टोली नावल है वो इंग्लिश लिटरेचर में अपीयर हुआ था 1678 में, ठीक है फ्रेंड्स। 1678 में जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट एपिस्टोली नावल जो है वो अपीयर हुआ था। फर्स्ट एपिस्टोली नावल जो है वो उसकी ट्रांसलेशन की गई थी फ्रॉम पोर्चुगीज़ से, कॉल्ड पोर्चुगीज नावल, ठीक है। पोर्चुगीज़ नावल्स कहलाता है जो कि उन्होंने फर्स्ट ऑल इसकी जो है ट्रांसलेशन की थी। पोर्चुगीज़ का मतलब होता है मैन ऑफ वार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एपिस्टोली नावल्स इज सैमुअल रिचर्डसन्स पामेला।
तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक क्लियर एग्जांपल है एपिस्टोलिक नावल की, ठीक है, जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है और सैमुअल रिचर्डसन का ये फर्स्ट मास्टरपीस है एपिस्टोलिक नावल का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ नावल है द गोथिक नावल। गोथिक नावल जो है वो एक ऐसा जॉनरा है, ऐसा एक फिक्शन है जिसको मिस्ट्री और सुपरनेचुरल हॉरर से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो नावल्स होते हैं उनकी जो सेटिंग होती है वो अक्सर डार्क कैसल्स में या मेडिवल सेटिंग्स में होती है, ठीक है, यानी कि जो मेडिवल प्लेसेस होती हैं ना वहाँ पर उनकी सेटिंग्स होती है और उनकी जो सेटिंग होती है वो अक्सर डार्क कैसल्स में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो एक्चुअल थीम होता है ना गोथिक नावल का वो एक रोमांटिक लव होता है, ठीक है। जो एक्चुअल बेसिक थीम होता है गोथिक नावल का वो रोमांटिक लव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेंट्रल सेंटीमेंट है ना गोथिक नावल का वो मेलनकली है, यानी कि इसका जो सेंट्रल थीम है वो रोमांटिक लव है और जो सेंटीमेंटल इसका जो सेंट्रल आइडिया है या हम इसको सेंटीमेंटल कह सकते हैं वो मेलनकली है, ठीक है। तो जो हॉरेस वॉलपोल है ना फ्रेंड्स उनको बोला जाता है कि वो फादर ऑफ गोथिक नावल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हॉरेस वॉलपोल का जो नावल है द कैसल ऑफ ओट्रांटो वो एक फर्स्ट गोथिक नावल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा नावल के बारे में, नावल की टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, उनको डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टायर को, उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।